Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Pacific Group of Colleges in Multan campus. Today we are going to talk about on lecture number 14, chapter number 6. Today our topic of discussion is what is probability. तो बेटा लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था वो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन को डिस्कस किया था, उसके साथ हमने वेन डायग्राम को डिस्कस किया था, सेट की डेफिनेशन को डिस्कस किया था, कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं, परमुटेशन किसे कहते हैं, वो हमने डेफिनेशन को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रैंडम एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट या डिफाइन रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट इज एन एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट जो होता है तो एक एक्सपेरिमेंट होता है विच प्रोड्यूसेस डिफरेंट आउटकम्स, जो हमें डिफरेंट आउटकम्स देता है, इवन हत्ता के इफ इट इज रिपीटेड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स, अगर हम तजर्बे को लार्ज नंबर ऑफ टाइम तक एक्सपेरिमेंट ही क्यों ना कराएं, अंडर सिमिलर कंडीशन, एक जैसी कंडीशंस के ऊपर। रैंडम एक्सपेरिमेंट हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। रैंडम एक्सपेरिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी है द एक्सपेरिमेंट कैन बी रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। रैंडम एक्सपेरिमेंट को हम क्या करते हैं, कैन बी रिपीट करवा सकते हैं एनी नंबर ऑफ टाइम, जब तक चाहें हम इसका एक्सपेरिमेंट करा सकते हैं। और रैंडम ट्रायल कंसिस्ट ऑफ एट लीस्ट टू पॉसिबल आउटकम। रैंडम एक्सपेरिमेंट की दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसके जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मैंने कॉइन लिया, कॉइन सिक्कों को लिया, तो उसके जो पॉसिबल आउटकम्स हैं हमारे पास क्या होते हैं, 2 होते हैं, जिसको हम सैंपल स्पेस भी कहते हैं। एक होता है आपके पास हेड, दूसरा क्या होता है आपके पास टेल। आपने एक को कह दिया हेड, दूसरे को कह दिया आपने टेल। अगर मैं इस कॉइन्स को टॉस कराऊं, इस कॉइन को टॉस कराऊं, तो अब देखें मेरे पास जो आउटकम है वो तो सेम है। आउटकम क्या है, सेम है, लेकिन हर एक्सपेरिमेंट जो होगा मुझे डिफरेंट रिजल्ट देगा। कंडीशन सेम है लेकिन रिजल्ट क्या होगा, डिफरेंट होगा। जैसे कि मैंने फर्स्ट कॉइन को टॉस कराया तो पॉसिबल है कि हेड आ जाए, सेकंड कॉइन को टॉस कराऊं तो पॉसिबल है टेल आ जाए, थर्ड को मैं टॉस कराऊं तो पॉसिबल है दोबारा हेड आ जाए। तो मतलब क्या है कि हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट है, जो तजर्बा हम करने जा रहे हैं वो ये है, रैंडम एक्सपेरिमेंट इज एन एक्सपेरिमेंट है विच प्रोड्यूसेस डिफरेंट रिजल्ट। ये देखें डिफरेंट आउटकम, ये हमें डिफरेंट रिजल्ट देता है, डिफरेंट आउटकम देता है, इवन इफ इट इज रिपीटेड लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स, हत्ता कि हम इसे लार्ज नंबर ऑफ टाइम तक एक्सपेरिमेंट ही क्यों ना कराएं। तो हम ये श्योर नहीं हो सकते कि हम जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं तो उसके ऊपर टेल ही आएगा, या हम ये श्योर नहीं हो सकते कि जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, कॉइन को टॉस कराने के लिए जा रहे हैं, तो उसके ऊपर हेड ही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को लार्ज नंबर ऑफ टाइम तक भी एक्सपेरिमेंट कराएं तो इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। और दूसरा क्या होता है, जो रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है उसमें हमारे पास 2 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, कम से कम 2 पॉसिबल आउटकम्स। रैंडम एक्सपेरिमेंट कभी भी सिंगल आउटकम के ऊपर डिपेंड नहीं करता, या हमारे पास 2 आउटकम्स होंगे या तो 2 से ज्यादा होंगे। जब 2 आउटकम्स होते हैं या 2 से ज्यादा होते हैं, तो जब हम उस एक्सपेरिमेंट को एक्ट कराते हैं तो हम 100% श्योर नहीं होते कि हमारा रिजल्ट क्या आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस किसे कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि जब कॉइन को टॉस कराते हैं तो उसके बाद उसके ऊपर 2 पॉसिबल आउटकम होते हैं, हेड और टेल। इस तरह से कॉइन को टॉस कराया तो हेड और टेल, इस हेड और टेल को हम किसका नाम देते हैं, सैंपल स्पेस का नाम देते हैं। तो यहाँ अ सेट रिप्रेजेंटिंग ऑल पॉसिबल आउटकम, ऐसा सेट जो रिप्रेजेंट करता हो तमाम पॉसिबल आउटकम्स को। अगर एक मैंने कॉइन को टॉस कराया तो उसके अंदर 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं, हेड है और टेल है, ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो ये जो है रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स हैं, इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। तो इनको हम सैंपल स्पेस का नाम देते हैं। आइए समझ कि बेटा हमने कोई एक्सपेरिमेंट कराया, उस एक्सपेरिमेंट के अंदर जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं अगर हम उनको सेट की फॉर्म में लिख दें तो वो हमारे पास सैंपल स्पेस बन जाता है। इसी तरह मैं एक डाइस को थ्रोन कराऊं, डाइस कहते हैं सिक्के को, तो उसके पॉसिबल आउटकम क्या होंगे हमारे पास, हमने कहा उसके पॉसिबल आउटकम होंगे, फर्स्ट होगा 1, फिर क्या होगा 2, फिर क्या होगा 3, सॉरी यहाँ मैंने लिखा 3,
नेक्स्ट क्या होगा आपके पास 4, ठीक है बेटा 5, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा आपके पास 6 होगा। तो ये सी बात है, जब हम एक डाइस को थ्रोन कराने जा रहे हैं तो यही हमारे पास पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। या तो 1 आ सकता है उस सिक्के के ऊपर, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 4, या तो 5, या तो 6। इसके अलावा सिक्के के ऊपर कोई भी आउटकम नहीं आ सकता। इन तमाम पॉसिबल आउटकम को जो हम रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर करते हैं, अगर इसको सेट की फॉर्म में लिख दिया जाए तो ये हमारे पास सैंपल स्पेस बन जाता है। तो यही डेफिनेशन है। अ सेट रिप्रेजेंटिंग, एक सेट रिप्रेजेंट करता है ऑल पॉसिबल आउटकम्स को ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट के इज कॉल्ड सैंपल स्पेस, वो सैंपल स्पेस कहलाता है। इट इज डिनोटेड बाय एस, इसको एस के साथ डिनोट कराया जाता है, ठीक है बेटा। तो इट इज डिनोटेड बाय एस, इसको एस के साथ डिनोट कराया जाता है। ईच एलिमेंट इन अ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड सैंपल पॉइंट। जो भी सैंपल स्पेस के अंदर वैल्यूज होती हैं वो हमारे सैंपल पॉइंट कहलाती हैं। जैसे कि ये सैंपल स्पेस है, दोनों आउटकम को अगर इकट्ठा लिख दिया जाए तो वो तो होता है सैंपल स्पेस, लेकिन अगर हम इनके सिंगल आउटकम को डिस्कस करते हैं तो ये होते हैं हमारे पास सैंपल पॉइंट। इस तरह जैसे ये सैंपल स्पेस है, इसको इसका नाम दिया, जो इसके अंदर एलिमेंट्स है जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, नेक्स्ट क्या 5 है, 6 है। तो ये हमारे पास जो आउटकम्स होंगे सिंगल, इनको हम कहेंगे सैंपल पॉइंट। ये सैंपल पॉइंट कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर वही मिसाल ली गई है जो मैंने पहले आपको डिस्कस कराई है। व्हेन अ कॉइन इज टॉस, जब एक कॉइन को हम टॉस कराते हैं, द सैंपल स्पेस इज गिवन बाय, तो उसका सैंपल स्पेस ये बनता है एस इक्वल टू क्या बनता है, हेड एंड टेल, ठीक है बेटा। तो ये पॉसिबल आउटकम होते हैं। इफ अ कॉइन इज टॉस 2 टाइम, अगर 2 टाइम एक्सपेरिमेंट कराते हैं तो उसके ये आउटकम बनते हैं हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। इसे बताया जा रहा है इज थ्रोइंग अ डाई, द सैंपल स्पेस इज गिवन बाय। अगर हम डाई को थ्रो कराते हैं, डाई कहते हैं छिक्के को रोल कराते हैं, तो उसके पॉसिबल आउटकम क्या बनते हैं 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से व्हेन 2 डाइज आर थ्रोन द सैंपल स्पेस इज गिवन बाय, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 अप टू 6 6। तो इसके जो सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स हैं तो इनको हम सैंपल पॉइंट का नाम देते हैं। जैसे कि 1 5 है, ये भी सैंपल पॉइंट है, 1 6 है, ये भी सैंपल पॉइंट है। इस तरह अगर हम हेड की बात करते हैं तो ये भी सैंपल पॉइंट है, टेल की बात करते हैं तो ये भी सैंपल पॉइंट है। इस तरह हम बात करते हैं 6 2 की तो ये भी सैंपल पॉइंट है, 6 3 की बात करते हैं तो ये भी सैंपल पॉइंट है, 6 4 की बात करते हैं ये भी सैंपल पॉइंट है, ये भी क्या है सैंपल पॉइंट है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इवेंट। इवेंट किसे कहते हैं, ठीक है। एनी सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस, जो सैंपल स्पेस का सबसेट होता है इज कॉल्ड एन इवेंट, वो इवेंट कहलाता है, ठीक है बेटा। इन अ सैंपल स्पेस देयर कैन बी 2 और मोर इवेंट्स, सैंपल स्पेस के अंदर 2 और मोर इवेंट्स, 2 या 2 से ज्यादा इवेंट्स हो सकते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ सैंपल पॉइंट, जो सैंपल पॉइंट्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ फेयर डाइस इज रोल्ड, जब एक डाई को, एक छिक्के को हम रोल कराते हैं, द कमिंग अप ऑफ एन इवन नंबर, तो उसके ऊपर जो इवन नंबर आते हैं, अपवर्ड इज एन इवेंट, तो वो क्या होते हैं 2 4 एंड 6 इज एन इवेंट। तो ये क्या कहलाते हैं, हमारे इवेंट कहलाते हैं। तो अब ये भी कह सकते हैं द ग्रुप ऑफ सैंपल पॉइंट, देखें ये सैंपल पॉइंट का ग्रुप है ना, द ग्रुप ऑफ सैंपल पॉइंट, लिए तो बेसिकली हमने सैंपल स्पेस में से हैं, लेकिन ये क्या है सबसेट है। सबसेट है किसका, सैंपल स्पेस का। अब सैंपल स्पेस मैंने आपको बता दूं S इक्वल टू क्या आएगा आपके पास 1 2 3 4 5 6, अपने यहाँ लिखा 1, फिर लिखेंगे यहाँ 2, फिर लिखेंगे अब 3, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्या आएगा 4, फिर क्या आएगा 5, फिर नेक्स्ट क्या आएगा आपके पास 6, ठीक है बेटा। तो अब ये देखें हमारे पास जो सैंपल स्पेस है वो क्या है, सैंपल स्पेस वो ये है 1 2 3 4 5 6 है। तो इसी तरह से ये 2 4 6 हमने लिया है, 2 यहां से लिया, ये 4 भी यहीं से लिया है,
इस तरह 6 भी हमने यहीं से लिया है। जो 2 4 6 लिए गए हैं ये बेसिकली क्या सबसेट है। यहाँ पहले बताया गया एनी सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस। लेकिन 2 4 6 क्या है सबसेट है किसके सैंपल स्पेस के, इज कॉल्ड एन इवेंट, वो इवेंट कहलाते हैं। इसी तरह से हमने हमारे पास सैंपल स्पेस था 1 2 3 4 5 6, इसमें से मैंने 2 4 6 इवेंट नंबर को ले लिया, तो ये क्या कहलाएंगे आपके पास इवेंट कहलाएंगे। अब ये भी कह सकते हैं The group of sample point is called event। जो sample point का ग्रुप होता है वो आपका event कहलाता है। Similarly, the coming up of odd numbers, हम करते हैं कि odd numbers के आने की probability क्या होगी, तो इसमें odd number क्या है 1 3 5 है, तो ये भी क्या होंगे एक हमारे पास event होंगे। तो हम ये कह सकते हैं any subset of the sample space, ठीक है ना, कोई भी सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस जो सैंपल स्पेस का सबसेट हो इज कॉल्ड एन इवेंट, वो इवेंट कहलाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है सिंपल इवेंट। अब ये क्वेश्चन ये है सिंपल इवेंट किसे कहते हैं। इफ एन इवेंट कंसिस्ट ऑफ वन सैंपल पॉइंट, इफ एन इवेंट अगर एक इवेंट कंसिस्ट मुश्तमिल हो और वन सैंपल पॉइंट्स के ऊपर, एक सैंपल पॉइंट्स के ऊपर मुश्तमिल हो या एक सैंपल पॉइंट के ऊपर इन्हिसार करता हो, इट इज कॉल्ड सिंपल इवेंट, तो उसको हम सिंपल इवेंट कहते हैं। ठीक है बेटा, फॉर एग्जांपल व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, जब 2 कॉइन्स को टॉस कराते हैं, द इवेंट हमारे पास टीटीवी आता है। टीटीवी क्या है, एक इवेंट है, दैट 2 टेल्स अपीयर इज अ सिंपल इवेंट, तो इसको हम कहेंगे सिंपल इवेंट। तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास सिंपल इवेंट कहलाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है कंपाउंड इवेंट है। तो यहाँ पे है कंपाउंड इवेंट किसे कहते हैं, इफ एन इवेंट अगर एक इवेंट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन सैंपल पॉइंट्स, जो मुश्तमिल हो एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट्स के ऊपर, इज कॉल्ड अ कंपाउंड इवेंट, तो उसको हम कंपाउंड इवेंट कहते हैं। ठीक है बेटा, फॉर एग्जाम्पल व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड, जब 2 डाइस को हम रोल कराते हैं, 2 चिक्कों को हम रोल कराते हैं, तो एन इवेंट बी द सम ऑफ, इवेंट बी जो होगा वो हम कहते हैं द सम ऑफ 2 फेसेस इज 4। आपने 2 जो डाइस थ्रोन कराए हैं उन दोनों के जो फेसेस हैं उनको अगर आप सम करें तो 4 आना चाहिए। तो हमने कहा यहाँ पे देखें 1 3 है, 1 और 3 किया तो क्या आएगा 4, इधर क्या है 2 और 2 है, 2 + 2 करेंगे 4, 3 + 1 करेंगे तो ये भी 4 होगा। तो ये क्या कहलाएगा आपके पास कंपाउंड इवेंट, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो सैंपल पॉइंट्स आए हैं वो एक नहीं है बल्कि 3 है, एक ये है, एक ये है, एक ये, 3 सैंपल पॉइंट्स हैं। ये मोर देन 1 है। जब हमारे पास मोर देन 1 सैंपल पॉइंट्स आ जाए तो वो हमारे पास कंपाउंड इवेंट कहलाता है। अगर हमारे पास सिर्फ एक सैंपल पॉइंट हो, अगर हमारे पास सिर्फ एक सैंपल पॉइंट हो तो वो हमारे पास सिंपल इवेंट कहलाता है। नेक्स्ट क्या है आपके पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स किसे कहते हैं। ठीक है बेटा, इंडिपेंडेंट इवेंट्स किसे कहते हैं। 2 इवेंट्स A and B आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट। ठीक है बेटा, इवेंट्स A and B आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स। 2 इवेंट्स ऐसे हैं जिनको हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहते हैं। इफ द अकरेंस ऑफ वन डज नॉट इफेक्ट द अकरेंस ऑफ द अदर, कि एक की अकरेंस दूसरे को इफेक्ट ना करे। फॉर एग्जाम्पल इन टॉसिंग 2 कॉइन्स, अगर हम 2 कॉइन्स को टॉस कराते हैं, द अकरेंस ऑफ अ head on one coin does not affect in any way the occurrence of a head or tail on the other coin। हमने कॉइन को टॉस कराया तो उसके ऊपर या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। दूसरे कॉइन को टॉस कराया, अगर फर्स्ट किया, फर्स्ट के ऊपर हेड आ गया तो वो फर्स्ट हेड जो है दूसरे कॉइन के एक्सपेरिमेंट को इफेक्ट नहीं करेगा। तो इसे हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। दूसरा क्या होता है डिपेंडेंट इवेंट्स। 2 इवेंट्स A and B आर सेड टू बी डिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है इन्हिसार करना। 2 इवेंट्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। द अकरेंस ऑफ वन इवेंट इफेक्ट द अकरेंस ऑफ द अदर इवेंट, कि एक की अकरेंस दूसरे को इफेक्ट करती हो, एक की अकरेंस दूसरे को इफेक्ट करती है। जैसे कि मैंने कहा अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कराते हैं, फर्ज किया आपने पढ़ा होगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में हमारे पास कार्ड्स की बात की जाती है, 52 कार्ड्स। जब हम ताश के पत्तों की बात करते हैं तो बेटा उसमें 52 कार्ड होते हैं। अगर मैं फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कराऊं तो उसमें से एक कार्ड को हम निकाल लेंगे।
जब एक कार्ड को निकाल लेंगे तो रिमेनिंग क्या होगा, हमारे पास 51 होगा। ठीक है, तो सेकंड एक्सपेरिमेंट कराएंगे वो 52 में से नहीं होगा बल्कि 51 में से होगा। तो इट्स मीन दैट ये जो हमारे पास होगा क्या होगा, डिपेंडेंट इवेंट होगा। ठीक है ना, तो ये जो ताश के पत्ते हैं ये किसके एग्जाम्पल हैं, डिपेंडेंट इवेंट्स की, क्योंकि हमने अगर एक एक्सपेरिमेंट कराया वो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है वो सेकंड को इफेक्ट कर रहा है। जब एक चीज दूसरी को इफेक्ट करेगी तो वो क्या कहलाएगी, डिपेंडेंट। अगर एक एक्सपेरिमेंट दूसरे को इफेक्ट नहीं करेगा तो वो कहलाएगा इंडिपेंडेंट इवेंट्स। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, वो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो क्वेश्चन आता है डिफाइन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, या व्हाट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं। टू इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। कहते हैं दो इवेंट जो होते हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाते हैं, देन दे कैन नॉट अकर टुगेदर, जो इकट्ठे अकर नहीं करते। जैसा कि मैं इधर एक एग्जांपल ले रहा हूँ। एग्जांपल ये है कि हमने एक यूनिवर्सल सेट लिया, उसमें हमने दो वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट कराया। ठीक है, सर्कल की मदद से इसको नाम दे दिया मैंने ए का। ठीक है, दूसरे का नाम दे दिया मैंने बी का। ये ए है, दूसरा क्या है, बी है। ठीक है बेटा, तो अब देखें यहां पे इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है। टू इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ दे कैन नॉट अकर टुगेदर। देखें ये इकट्ठे अकर नहीं कर रहे, ये अलग अकर कर रहा है, बी अलग अकर कर रहा है। इन अदर वर्ड, दूसरे अल्फाज में, द टू इवेंट्स आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दो इवेंट्स को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहेंगे इफ दे आर डिसजॉइंट। जैसे हमने डिसजॉइंट की डेफिनेशन डिस्कस किया था। डिसजॉइंट क्या होता है कि अगर हम ए इंटरसेक्शन बी लें, ठीक है ना, उसमें से कोई एलिमेंट भी कॉमन ना आए, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कुछ भी कॉमन ना आए तो हम बोलते हैं वो होता है एम्प्टी सेट। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन पहले बताई थी हमने, डिसजॉइंट सेट पढ़ा था हमने, ओवरलैपिंग सेट पढ़ा था। डिसजॉइंट सेट क्या होता है कि फर्ज किया हमारे पास कोई से दो सेट्स हो इन विच दे हैव नो कॉमन एलिमेंट्स। अगर उसमें क्या हो, कोई भी कॉमन एलिमेंट्स ना हो, देन वी से दैट इट इज अ डिसजॉइंट इवेंट। तो हम कहते हैं ये डिसजॉइंट इवेंट है। इसी तरह से हम कह सकते हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं वो डिसजॉइंट इवेंट्स भी कहलाते हैं, क्योंकि इनमें कोई चीज भी कॉमन नहीं होती। फॉर एग्जांपल इन टॉस ऑफ कॉइन, मिसाल के तौर पर एक कॉइन को टॉस कराते हैं, आइदर द हेड आइदर टेल विल अपीयर, या तो हेड अपीयर होगा या तो टेल अपीयर होगा, बट दे कैन नॉट अपीयर टुगेदर। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा वो दोनों इकट्ठे के इकट्ठे आ जाए। कॉइन को टॉस कराते हैं या तो हेड आएगा कॉमन सेंस है, या तो टेल आएगा, ऐसा तो नहीं होगा कि दोनों इकट्ठे आ जाए। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल होगी ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की होगी। द अपीयरेंस ऑफ हेड एंड द अपीयरेंस ऑफ टेल आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जो अपीयरेंस होती है हेड की और अपीयरेंस होती है टेल की वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाते हैं। दूसरा क्या है, नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो इक्वली लाइकली इवेंट्स। टू इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली। दो इवेंट्स को हम कहेंगे वो इक्वली लाइकली हैं इफ दे हैव द सेम चांस ऑफ अकरेंस, जिनके आने के चांस क्या हो, सेम हो। फॉर एग्जांपल व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, जब हम कॉइन को टॉस कराते हैं, इट इज जस्ट एज लाइकली टू अकर हेड एज टू अकर टेल। जितने परसेंट चांसेस हेड के आने के हैं उतने परसेंट चांसेस आपके टेल के आने के। तो दोनों के आने के चांसेस क्या हैं, इक्वल हैं, बराबर हैं। तो हम कहते हैं ये जो इवेंट्स होते हैं हमारे पास क्या होते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट्स होते हैं। इक्वली लाइकली इवेंट्स वो होते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सेम होती है, जिनके अकरेंस के चांसेस क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसी तरह से एग्जॉस्टिव इवेंट्स कैसे कहते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो यहाँ पे है व्हेन अ सैंपल स्पेस S इज पार्टीशन इनटू सम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। देखिए सैंपल स्पेस था 1 2 3 4 5 6, इसकी पार्टीशन कर दी। पहले को मैंने लिख दिया 1 2, फिर P को लिख दिया 3 4 5, C को लिख दिया मैंने 6। तो हमने सैंपल स्पेस की पार्टीशन कर दी सच दैट देयर यूनियन इज अ सैंपल स्पेस इटसेल्फ, द इवेंट आर कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो हम इसके यूनियन को, तो देखिए सैंपल स्पेस की हमने पार्टीशन की A B C, और बाद में इसको हम यूनियन की फॉर्म में लिख रहे तो ये क्या बन जाता है, S बन जाता है, सैंपल स्पेस बन जाता है। यही हमारा एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहलाता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ एग्जॉस्टिव इवेंट्स को दोबारा मैं डिस्कस करने लगा हूँ कि अगर हमारे पास क्या हो, तो मैं ये डिस्कस करने लगा हूँ कि एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं
कि व्हेन अ सैंपल स्पेस S इज पार्टीशन, हमारे पास कोई सा सैंपल स्पेस हो उसकी हम पार्टीशन कर दें, जैसे कि मैंने पार्टीशन की इस सैंपल स्पेस की 1 2 में, B की 3 4 5 में, C की 6 में। इस सैंपल स्पेस की पार्टीशन कर दी हमने 3 हिस्सों में, A B C में। और बाद में अगर मैं इसको यूनियन के फॉर्म में लिख दूं, जैसे कि A यूनियन B यूनियन C, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, दोबारा S के बराबर आ जाएगा, सारे वैल्यू इकट्ठा लिख देंगे तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहलाएगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी। अब आप कह सकते प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन तो हमने पहले भी डिस्कस कर ली है, ये एक और डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी की, जिसे कहते हैं क्लासिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी या प्रायर डेफिनेशन। ठीक है। इफ देयर आर एन इक्वली लाइकली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव आउटकम एंड m of which are favorable to the occurrence of an event A, then the probability of the occurrence of the event A denoted by P of A is defined by the ratio m over n। तो इसमें क्या होता है, इस प्रोबेबिलिटी के लिए क्लासिकल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। अगर हम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम को आपस में डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारे पास क्लासिकल डेफिनेशन बन जाती है। इस डेफिनेशन में क्या होता है, इक्वली लाइकली इवेंट्स होते हैं, यानी तमाम प्रोबेबिलिटी के तमाम आउटकम के आने के चांसेस क्या होते हैं, बराबर होते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव आउटकम एंड m of which are favorable to the outcome of an event A, then the probability of the occurrence of the event A denoted by P of A is defined as the ratio formula। relative frequency भी प्रोबेबिलिटी की एक और डेफिनेशन है, इसे पोस्टीरियर डेफिनेशन भी कहा जाता है। इफ एन एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स, अगर हम किसी एक्सपेरिमेंट को लार्ज नंबर ऑफ टाइम तक एक्सपेरिमेंट कराते हैं, से n, जिसको हम n कहते हैं, अंडर यूनिफॉर्म कंडीशन, जिसकी कंडीशन क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है, एंड इफ द इवेंट A occurs m टाइम, और A जो है वो अकर करते हैं m टाइम, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द occurrence of the event A is defined by the relative frequency m by n which approaches the limits as n increase। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ A का फार्मूला क्या होगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी m ओवर n होगा। ठीक है बेटा। तो पहली डेफिनेशन क्या थी प्रोबेबिलिटी की, प्रोबेबिलिटी क्या थी, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन, प्रोबेबिलिटी इज द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट। तो दूसरी डेफिनेशन ये हमारे पास क्लासिकल है। क्लासिकल डेफिनेशन की जो मेन चीज है वो क्या होती है, इक्वली लाइकली इवेंट्स होते हैं। क्लासिकल डेफिनेशन में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, एग्जॉस्टिव आउटकम्स होते हैं, और इसका फार्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल आउटकम्स होता है। जबकि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, फिर एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड लार्ज नंबर ऑफ टाइम, इसमें एक्सपेरिमेंट को लार्ज नंबर ऑफ टाइम तो एक्सपेरिमेंट कराया जाता है, से एंड अंडर यूनिफॉर्म कंडीशन। इसकी कंडीशन क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। If the event A occurs m time, then the probability of the occurrence of the event A is defined by the relative frequency m by n which approaches as limits as n increases। Thank you बेटा।